हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर न्यू लेक्चर लेकर के एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। स्टूडेंट्स, आज मेरा न्यू लेक्चर स्टार्ट हुआ केमिकल काइनेटिक्स का। तो हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग पीछे का जितना लेक्चर है सभी लेक्चर अच्छा से देख लिए होंगे। अब हम कह ही सकते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? देखना नहीं देखना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा जो काम हो तो करेंगे ही। चलिए, तो हम आज चलते हैं न्यू लेक्चर में। और एक बात है कि अभी तक आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जल्दी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए आ रहे हैं हम न्यू टॉपिक। और आज स्टार्ट करेंगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, माइंड को शुरू से ही सेट करेंगे आप। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, तो पहले हम आपको समझाएंगे कि रिएक्शन का ऑर्डर किसे कहते हैं, और इसके बाद आपको हम पहले समझाएंगे, उसके बाद हम लिखवाएंगे। क्लियर? देखो ऑर्डर क्या होता है। रेट लॉ इक्वेशन में, रेट लॉ इक्वेशन, आपको रेट लॉ इक्वेशन बताए थे, याद है? बोले थे लॉ ऑफ मास एक्शन जब पढ़ा रहे थे ना, जब लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहे थे तो वहां रेट लॉ इक्वेशन आया था। देखो क्या बताए थे आपको। बोले थे कि अगर कोई रिएक्शन है AR1 प्लस BR2 और ये प्रोडक्ट बना रहा है P, यह रिएक्शन क्या है जी? तो ये बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस्ड है, तो बैलेंस रिएक्शन है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोले थे कि आपको बोला गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन के, इसके बाद बोले थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसका कोएफिशिएंट बोले थे पावर में रेज करना है R2, और इसका कोएफिशिएंट पावर में रेज करना है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो ये आया है, ये रेट लॉ इक्वेशन है। क्या है? बोलो ना, रेट लॉ इक्वेशन है। ध्यान दीजिएगा, एक बात फिर से बोल दे रहे हैं। रेट लॉ इक्वेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम ऑर्डर कहा जा, ये ऑर्डर कहलाता है। तो देखिए, ये रेट लॉ इक्वेशन है। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का पावर A है, पावर B है, तो पावर का सम कहलाता है ऑर्डर। तो सम कीजिए A और प्लस B, तो कहेंगे इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? A प्लस B है। क्लियर है? आइए लिखते हैं हम, सम ऑफ द पावर ऑफ concentration of reactant given in rate law equation is called order of reaction। क्या कहा जाता है इसको? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? और ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड पॉइंट है, देखो पॉइंट वाइज हम पढ़ा रहे हैं, माइंड में सेट करते चलिए, दिक्कत होगा ही नहीं आपको समझने में। नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि रेट लॉ इक्वेशन यही ना है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये दोनों एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है। सर यहां तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं। सुन लीजिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा रेट लॉ इक्वेशन जो लिखा जाता है ना, जो लिखा जाता है वह 60% रिएक्शन के केस में सही आता है, लेकिन 40% रिएक्शन के केस में यह गलत है। क्योंकि देखा गया कि कोई रिएक्शन है, उसका एक्सपेरिमेंट के द्वारा रेट लॉ इक्वेशन लिखा गया,
और लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो रेट लॉ इक्वेशन होगा उसको लिखा गया, तो देखा गया मैक्सिमम केस में कि लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो रेट लॉ इक्वेशन आ रहा था वह रॉन्ग आ रहा था। समझ रहे हैं? तो ये क्या होता है, ऑर्डर और रेट लॉ इक्वेशन क्या है, एक्सपेरिमेंट है। कहीं के सर कैसे, ये आप सोचते होंगे कि सर ये रेट लॉ इक्वेशन आखिर लिखा कैसे जाता है, यही ना, देखो बता देते कैसे लिखा जाता है। माइंड सेट रखो, थोड़ा सा करेंगे तो बाउंस कर जाएगा, फिर आप दोस्त मेरा दीजिएगा कि आपको पढ़ाने नहीं आ रहा है। देखो ध्यान दो यहां पर, जैसे ये रिएक्शन है तो ध्यान दीजिए, एक एक्सपेरिमेंट कैसे करता होगा, कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुम चेंज करो, इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करो और देखो कि रेट कैसे इंक्रीज कर रहा है और कैसे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, R1 का कंसंट्रेशन अगर डबल किया गया, मान लेते हैं हम, कैसे रेट लिखते हैं, रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है आपको बता रहे हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुम चेंज करो, R1 का कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट फर्स्ट है, इसका कंसंट्रेशन डबल किया तो देखा कि रिएक्शन का जो रेट है वह 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना बढ़ गया। R2 का कंसंट्रेशन चेंज करो तो देखा गया कि रिएक्शन के रेट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, कितना भी कंसंट्रेशन इसका चेंज कर रहा है, रिएक्शन के रेट पर कोई इफेक्ट नहीं। तो हम उस टाइम जानते हो क्या लिखेंगे, अब इस पर डिपेंड किया ना, तो जब इस पर रेट डिपेंड किया तो हम लिखेंगे केवल इसका R = Ka और कंसंट्रेशन ऑफ R1 लिखेंगे और इसका कोएफिशिएंट देंगे ऐसे, मतलब कि जिसके रेट पर, जिसके कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा उसी को हम लिखते हैं रेट लॉ इक्वेशन में। तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड करेगा। क्लियर है ना? चलिए अब आ रहे हैं हम इस पॉइंट में, तो लिखिए पॉइंट क्या है, तो पॉइंट यही है, रेट लॉ इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ओनली रीडन बाय एक्सपेरिमेंट, ओनली रीडन बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिखा जाता है। सही है, तो याद रखिएगा और टेंशन आपको नहीं लेना है। जब यहां लिख दिया कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिखा जाता है ना, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। टेंशन किसको लेना है, जो क्वेश्चन दे रहा है उसको लिखना है। समझ रहे हैं? रेट लॉ इक्वेशन आप ये तो जानते हैं ना, लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा तो ये निकाल सकते हैं ना, कुछ नहीं करना है। R = Ka, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका कोएफिशिएंट पावर में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका पावर कोएफिशिएंट, उसका कोएफिशिएंट पावर में, ये रेट लॉ इक्वेशन हो गया। और मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा दूसरा आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट वाला आपको क्वेश्चन देगा ना, समझा? अगर ये आपको बता दिया गया कि रेट लॉ इक्वेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिखा जाता है, तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा लिखा जाता है तो आपको लिखेगा क्वेश्चन में, ये आप टेंशन मत लीजिए, रेट लॉ इक्वेशन लिखेगा। तो जब रेट लॉ इक्वेशन लिखिए देगा तो तुम क्या ऑर्डर नहीं बता सकते हो, कंसंट्रेशन के पावर का सम ऑर्डर कहलाता है। क्लियर? चलिए तो आप लोग ये सीख लेंगे, ये भी लिख लिए होंगे, लिख लिए, बोलो ना। चलो अब लिखे चाहे नहीं लिखे भाई, हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? बोलिए, कुछ नहीं ना, नहीं, और सब कुछ माइंड में सेट करते चलो, मुझे आया ना। चलिए आगे हम आ रहे हैं एलिमेंट, एक इसी में एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो एग्जांपल है A + B + C प्रोडक्ट बन रहा है P। ठीक है, कहेगा आपसे कि इसका ऑर्डर बताइए, तो आप कहिएगा
कि पहले आप इसका रेट ला इक्वेशन दीजिए, क्योंकि रेट ला इक्वेशन क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका रेट ला इक्वेशन आपको देगा, और अगर नहीं दिया हुआ है रेट ला इक्वेशन, मान लो कि ये रिएक्शन दिया और आपसे कह दिया कि इसका ऑर्डर बताइए, तो भाई ऑर्डर कैसे बताएंगे, जब तक हम इसका रेट ला इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो ऑर्डर कहां से बताएंगे हम। तो अगर क्वेश्चन में रिएक्शन दिया और आपसे पूछ दिया ऑर्डर, तो जो रेट ला इक्वेशन है वह लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो लिख रहे थे ना वैसे ही लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं, नहीं क्लियर है ना। चलिए, तो इसका हम आपको रेट ला इक्वेशन दे रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। R इक्वल टू के कंसंट्रेशन का पावर x, B के कंसंट्रेशन का पावर y एंड C के कंसंट्रेशन का पावर z। ठीक है, ये रिएक्शन। अब देखिए, आपसे पूछ दिया जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताइए, तो ए का कितना है यहां पर पावर, तो कहना कि ए के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर इस रिएक्शन का x है। क्लियर है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी के रिस्पेक्ट में कहना कि इस रिएक्शन का ऑर्डर y है। आ रहा है ना समझ में। अरे यहां ध्यान दो यार, कहां तुम लोग ध्यान देता है, दो बोर्ड पर ध्यान। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जेड होगा। लेकिन आपसे कह दिया जाए कि ओवरऑल ऑर्डर बताइए, मतलब कि पूरे रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, तो पूरे रिएक्शन का पूछ दिया तो क्या करना है, कंसंट्रेशन के ऊपर में जो पावर दिया है उसका सम कहलाता है ऑर्डर, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को ऐड कर देंगे वो कहलाएगा उस रिएक्शन का ऑर्डर। समझ रहे हैं ना। ओवरऑल यहां लिखिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे बाउंस कर गया। तब बाउंस कर तो हम क्या कर सकते हैं यार, देखो सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल देखो ना, देख रहा है, बोलो। चलिए, ये है, आपसे कहेगा इस रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, पूछ दिया और रिएक्शन का ऑर्डर पूछ दिया और रेट ला इक्वेशन आपको दिया ही नहीं, समझ रहे हैं। तो रेट ला इक्वेशन जब नहीं दिया गया है तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा इसका रेट ला इक्वेशन। तो बोलो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा इस रिएक्शन का रेट ला इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट होता है पावर में, तो 1 है तो यहां पावर 1 हो जाएगा। B का कंसंट्रेशन, इसका कोफिशिएंट पावर में, ये होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा रेट ला इक्वेशन। और आपसे पूछेगा ऑर्डर, तो आपसे कहेगा ऑर्डर बताइए इस रिएक्शन का, तो रिएक्शन का पूछेगा तो 2 इसका 1 इसका, पावर का सम कहलाता है ऑर्डर। क्लियर है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको ऑर्डर ऑफ, क्या बता रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, ए के रिस्पेक्ट में, इसका पावर 1 है तो 1 कहेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर। इसको मिटाएंगे, मिटा दें, लिख लिया, बोलो ना, लिख लिया, चलो लिख लिया तो मिटाएंगे ना, समझ में आ रहा है जी, बोलो। 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, समझे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बोलो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना, 2, यानी कि क्या बोलेंगे हम, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन। और कहेगा कि ओवरऑल बताइए, तो आप लिखना ओवरऑल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 1 = 3, यानी क्या होगा, थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर। क्या क्लियर? अरे क्लियर है कि क्लीन है? क्लीन हो गया पूरा कि क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ। बढ़े आगे, चलिए आगे चलते हैं। सब कुछ माइंड में सेट करते चलो, सेट करते चलो। अरे आप ही के लिए बोल रहे हैं यार, सेट करते चलो अभी से ही, नहीं तो बाद में समझ गए दिक्कत का पहाड़ टूट जाएगा तो आप कहेंगे नीचे दब जाएंगे आप, फिर कहेंगे सब बाउंस करेगा ऊपर से। दबेंगे तो बाउंस ना करेगा। देखना तो है नहीं, लेक्चर अच्छा से नहीं देखना है। ये नहीं कि शुरू से लेकर के अंतिम तक पूरा अच्छा से देखें। नोट्स बनाएं, जब भी बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे, आराम से लिखें, नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे नहीं, टाइम में नहीं है आपके पास, बिजी है ना, आपका लाइफ है बिजी है, पढ़ाई के अलावा सब काम करते हैं, कहिए ठीक है। बार बार बोल रहे हैं, फिर भी आप लोग को ध्यान देना नहीं है, मत दीजिए, क्या करेंगे। चलिए अब टॉपिक जो है वो नेक्स्ट है, और नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्टार्ट होगा यहां से, यहां पर स्टार्ट होगा एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्ट हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या करेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। कुछ लोग इसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन बोलते हैं इसको। देखिए इसका डिफिनीशन तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना ये इजी है समझना, ठीक है। देखो, वैसा केमिकल रिएक्शन जो एक स्टेप में होता हो, वैसे रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। और वैसा रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होगा, वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक स्टेप में होगा, समझ रहे बात मेरी क्या करना ना, मतलब कि रिएक्टेंट रिएक्शन करके और सीधा फाइनल प्रोडक्ट देता है, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो पहले हम यहाँ डिफिनीशन लिखते हैं, फिर आपको समझाएंगे। द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction which occurs in one step is called elementary reaction, is called elementary reaction। एक स्टेप में होगा तो एलिमेंट्री, और एक से ज्यादा स्टेप में होगा तो क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है। अब देखो, एलिमेंट्री रिएक्शन का सेकेंड डिफिनीशन पर आप लोग ध्यान देंगे। देखो सेकेंड डिफिनीशन क्या है, ये लिखेगा तो भी सही है। सेकेंड डिफिनीशन ये है कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसका रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स कोलाइड करके और सीधा फाइनल प्रोडक्ट अगर देता है, मतलब रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स एक साथ कोलाइड किया और सीधा बना दिया फाइनल प्रोडक्ट, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे देखो, आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक नहीं चलाते हैं, चलाते हैं, तो बाइक आप लोग कैसे चलाते हैं, लहरिया कट बाइक चलाते हैं? नहीं, लहरिया कट बाइक चलाएंगे, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे जाएंगे। लहरिया कट बाइक चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। तो लहरिया कट बाइक चलाएंगे और उसी में क्या होगा, ट्रक के नीचे घुसा दिए, समझ गए। तो जब ट्रक के नीचे आप घुसा दिए तो ध्यान देना, ट्रक और आपका बाइक
क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो जब ट्रक और बाइक में अगर टक्कर हुआ और जो बाइक पर बैठे हुए लोग हैं अगर टक्कर हुआ और प्रोडक्ट बन गए, मतलब टक्कर हुआ और प्रोडक्ट बन गए, मतलब भगवान के प्यारे हो गए, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है। लेकिन मान लीजिए कि ट्रक और बाइक में टक्कर हुआ लेकिन अभी प्रोडक्ट नहीं बना, अभी हाथ पर पटक रहा है, तो भाई अगल बगल वाले लोग क्या कहेंगे कि उसको उठाओ जल्दी भाई, सीरियस है, ले जाएंगे हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में जाने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन बेचारा रहा, दवा होते रह गया और 4 दिन के बाद बेचारे प्रोडक्ट बन गए। समझ गए? तो क्या यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया? नहीं, डायरेक्ट नहीं बना है ना, तो यहाँ पर इसको कहेंगे हम ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? कुछ है बोलो ना, चलो समझ में आ रही। चलो लिखिए यहाँ पर, द केमिकल रिएक्शन in which a reactant molecules collide at a time and give final product is called elementary reaction and give final product is called elementary reaction। क्या कोई दिक्कत है? जैसे देखिए, अब मान लीजिए कोई रिएक्शन दे दिया A+B और ये प्रोडक्ट बना रहा है P, तो इसमें क्या कहने का इसका मतलब है? इसका मतलब यही है कि A और B रिएक्टेंट हो गया और ये रिएक्टेंट मोलेक्यूल्स कोलाइड करके सीधा प्रोडक्ट बना दिया। मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक स्टेप में हुआ है। तो एक स्टेप में हुआ है तो हम कह सकते हैं यह रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। आ रहा है सबको समझ में? माइंड में सेट करते चलिए, धीरे 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 धीरे, एक बार नहीं सेट करना है, धीरे धीरे सेट करना है। क्लियर है? इसको जल्दी से छापिए, जल्दी छापो, जल्दी छापो। छाप लिया? बोलो। चलो छाप लिया, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलिए। एलिमेंट्री रिएक्शन खत्म, अब आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। समझे? चलिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको बता दिया गया कि जो एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। आइए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर, द केमिकल रिएक्शन which occurs in several steps is called complex reaction। क्लियर है? जैसे देखो, एग्जाम्पल समझ लीजिए, ए रिएक्टेंट है, ए कन्वर्ट किया बी में, बी कन्वर्ट किया सी में, सी कन्वर्ट किया डी में। तो ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन में फाइनली यही हुआ है कि ए कन्वर्ट किया गया है डी में। लेकिन बताइए कि ए डी में कन्वर्ट किया है तो क्या ए डी में डायरेक्ट कन्वर्ट किया है? नहीं, डायरेक्ट नहीं किया है। पहले यह बी में कन्वर्ट किया है, फिर बी सी में कन्वर्ट किया है, तब जाकर के सी डी में कन्वर्ट किया है। तो फाइनली यही हुआ है कि ए डी में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन कितना स्टेप में?
1 2 3, 3 स्टेप में ए डी में कन्वर्ट हुआ है ना, तो इसको हम बोलेंगे यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स। और ये सब क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक एक स्टेप में हो रहा है ना, तो हम कह भी सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है? तो एलिमेंट्री रिएक्शन का क्या है? कॉम्बिनेशन है, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन को जोड़ेंगे ना तो आएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सब कुछ सेट करते चलिए। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यह भी एलिमेंट्री होगा, यह भी एलिमेंट्री होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है सब कुछ? चलिए, तो ये सब समझ लिए। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सब क्लियर। अब आ रहे हैं हम मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में कि मोलेकुलरिटी क्या होता है। अब आएंगे हम, उसके बारे में सीखेंगे। चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए, हेडिंग लिखिए, मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। लिखिए, मोलेकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो पहले नंबर, मोलेकुलरिटी होता क्या है, यही बात है ना। देखो समझिएगा, ये सब क्वेश्चन है, ये सब न्यूमेरिकल है। ये मत समझिए केवल मोलेकुलरिटी मतलब डिफिनीशन समझा दिए, नहीं, ये सब न्यूमेरिकल है और आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। समझ रहे ना? तो ध्यान दीजिएगा, मेडिकल का एग्जाम देंगे उसमें भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल को क्या देता है, रिएक्शन देगा और पूछेगा कि बताइए इस रिएक्शन का मोलेकुलरिटी कितना है, तो मुंह बना देंगे आप। समझ रहे हो? तो देखो क्या है मोलेकुलरिटी, किसे कहा जाता है? किसी भी बैलेंस रिएक्शन में, बैलेंस आपको पहले ही बोले थे कि यह चैप्टर जो है थोड़ा सा आपके ऊपर दया किया है, मतलब कि 90% रिएक्शन इस चैप्टर में आपको बैलेंस करके देगा, क्योंकि यह चैप्टर मान लिया है कि आप 11th क्लास अच्छा से पढ़े हैं, आपको रिएक्शन को बैलेंस करने आता है। ये चैप्टर मान लिया है, हमको तो पता ही है कि आपको नहीं आता है, हमको पता है, ये मान लिया है कि आपको बैलेंस करने आता है, इसलिए बेचारा क्या किया है कि सब रिएक्शन आपको बैलेंस करके देगा। समझ रहे हो? तो ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो आइए मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में, तो आपको फिर से बता दे रहे हैं, एक छोटे से एग्जांपल से समझाएंगे। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किया है, रिएक्टेंट का कितना पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किया है, उसको बोलते हैं हम मोलेकुलरिटी। लेकिन सवाल ये है कि सर रिएक्टेंट का पार्टिकल्स आप किसको बोल रहे हैं? यहाँ तो अब डिफिनेशन लिखवा देंगे हम कि किसी भी बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? मोलेकुलरिटी बोलते हैं। लेकिन सवाल आपके माइंड में है कि सर पार्टिकल्स क्या होता है? तो देखिए, पार्टिकल्स 11th क्लास में जब मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे थे तो मोल ही में हम बताए थे पार्टिकल्स। जैसे देखो, एक सिंपल सा रिएक्शन लेकर के आपको हम समझा रहे हैं। रिएक्शन आपको बार बार बोल रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए, पहले मिला लीजिएगा यह रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के पार्टिकल्स, तो रिएक्टेंट का पार्टिकल्स क्या होता है? देखो यहाँ पर जो रहता है ना NO, इसका जो कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट का ना, उसी को पार्टिकल्स बोला जाता है। समझ रहे हो? उसी को पार्टिकल्स बोलते हैं। इसको जो बोलते हैं ना, देखिए क्या बोलते हैं, इसको आप मोल भी बोल सकते हैं। दिक्कत हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ध्यान देते रहना, मोलेक्यूल्स भी कुछ लोग बोल देते हैं और कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। कोफिशिएंट को हम मोल भी बोल सकते हैं, मोलेक्यूल्स भी बोल सकते हैं, पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए O2,
यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो कोई पूछेगा आपसे कि O2 का कितना मोल है, तो कहना कि 1 मोल है। O2 का कितना मोलिक्यूल्स है, तो कहना कि 1 मोलिक्यूल्स है। O2 का कितना पार्टिकल्स है, तो कहना कि 1 पार्टिकल है। समझ में आ रहा है, कुछ कुछ है। यहाँ पर जो रहता है इसी को बोलते हैं हम मोल भी बोल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो मोलेक्यूल भी बोल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो क्या बोलेंगे, पार्टिकल भी बोल सकते हैं। और सेम टू सेम यहाँ इसको भी मोलेक्यूल्स और पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं। हमको मतलब उससे नहीं है, क्योंकि हमको मतलब है मोलिकुलरिटी से। क्लियर। तो अब आएंगे, हाँ ध्यान दो, मोलिकुलरिटी क्या होता है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को, रिएक्टेंट का पार्टिकल्स, ये कितना पार्टिकल्स है, ये ना रिएक्टेंट है तो इसका कितना पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल्स है। इसका कितना पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स है, तो टोटल 3 होगा। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, मोलिकुलरिटी 3 होगा। ठीक है ना। चलिए अब आ रहे हैं हम, फिर दे इसको। चलो अब डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन कैसे लिखवाएंगे, यहां लिख दें। चलो आओ, लिखेंगे यहां पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट which take part in balanced chemical equation is called, बोलो ना, order of, sorry, is called molecularity of reaction. Total number of particles of reactant which take part in a balanced chemical equation is called molecularity of reaction. चलिए हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, समझ गए होंगे सब। चलिए आइए एग्जाम्पल लिखेंगे और उसके बाद हम जो है चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको हम दे देते हैं। देखिए जैसे में फर्स्ट एग्जाम्पल है H2 प्लस I2, प्रोडक्ट बनेगा 2HI। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। तो बैलेंस है तो बताइए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी बताइए, तो बैलेंस रिएक्शन में रिएक्टेंट का पार्टिकल्स, ये कितना पार्टिकल्स है, 1 पार्टिकल्स है। ये कितना पार्टिकल्स है, 1 पार्टिकल। तो टोटल कितना पार्टिकल्स, 2। तो कहेंगे मोलिकुलरिटी 2 होगा। क्लियर है। आपसे कह दिया जाए कि इसका ऑर्डर बताइए, तो कहेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर कब बताएंगे, जब रेट लॉ इक्वेशन आप लिखेंगे। तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आपको तो आता है ना लॉ ऑफ मास एक्शन, नहीं आता है, आता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन द्वारा लिखिएगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा कैसे लिखेंगे, देखो तो इसका R = K होगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ H2 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो पावर 1 दे देंगे। I2 का कंसंट्रेशन, बोलो कोफिशिएंट कितना 1 है, तो पावर 1 दे देंगे। और पावर का सम कहलाता है ऑर्डर। तो यहाँ 1 यहाँ 1 कितना हो गया 2, तो ऑर्डर 2 हो गया। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है, ध्यान देना, NH4NO2। ठीक है। चलिए इसको तोड़ेंगे, हीट करने के बाद यह टूट जाता है
N2 प्लस 2H2O में। तो कोई पूछेगा कि बताइए इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी, तो आप देखिए बैलेंस है करना, बैलेंस करके दिए हैं। मोलिकुलरिटी बताइए, तो आप क्या चेक करेंगे कि रिएक्टेंट का कितना पार्टिकल्स है। रिएक्टेंट पूरा एक ही रिएक्टेंट है ये, तो रिएक्टेंट कितना पार्टिकल्स है, 1 है, तो कहेंगे मोलिकुलरिटी इसका 1 होगा। दिक्कत है, बोलो मोलिकुलरिटी 1, और बोलो इसका ऑर्डर कितना, ऑर्डर भी 1 होगा, इसका कंसंट्रेशन का पावर, तो यहीं जो पूरा आता है कोफिशिएंट वही ना पावर में आता है, तो 1 होगा। अब आप सोचते हैं कि सर लेकिन एक बात है कि आप क्या कहना चाहते हैं कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों सेम होता है सर रिएक्शन का? नहीं, सेम नहीं होता है। तो कहेंगे सर यहाँ पर तो सेम आ गया। हाँ, तो अब लिखवाएंगे, अब एक एक पॉइंट आपको जो बात बोले हैं वो सब कुछ लिखवाएंगे। अब देखो क्या लिखवाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखवाएंगे आपको कि एलिमेंट्री रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है। ये सब एलिमेंट्री रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है ना, इसीलिए यह लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो किया है। मतलब कि लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो हम रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं, अगर हम लिखेंगे तो सही होगा। यह भी एलिमेंट्री रिएक्शन है एक स्टेप में, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो रेट लिखेंगे, रेट लॉ इक्वेशन, वह सही होगा। और फिर अगले पॉइंट में बताएंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मोलिकुलरिटी दोनों सेम होता है। तो पहले 2 पॉइंट आप लिखेंगे, पहले 2 पॉइंट आप लिखिए, उसके बाद हम सोचेंगे। चलिए लिखेंगे आप फर्स्ट पॉइंट में यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन जनरली फॉलो लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी इज सेम। कोई दिक्कत है पॉइंट में? अरे पॉइंट वाइज हिस्ट्री है, छपवा दें, 1.5 पेज, 1 पेज छापना नहीं है, माइंड में छापना है। माइंड में छपेगा तो काम करेगा, बुक में कॉपी में छापने से कुछ नहीं होगा, हाथ दर्द करने लगेगा। समझ रहे हो ना? 9th में तो रटते आ गए हैं, इसीलिए तो दिक्कत हो रहा है 11th 12th में। 9th में कर क्या रहे थे आप? जो टीचर लिखवा दिए वहीं याद कर लेता था, रट करके एग्जाम में दे दिए, हो गया। देखिए इस पॉइंट में आपको बताएंगे क्या कि किसी भी रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी है ना, मोलिकुलरिटी वो हमेशा होल नंबर होता है, होल नंबर, यानी कभी फ्रैक्शन नहीं होगा और कभी जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? और आपको एक बात ध्यान देना है कि मोलिकुलरिटी जो वर्ड है वह हमेशा ही एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं लिखा जाता है। तो आप यहां लिखेंगे इस पॉइंट में और सब कुछ सेट करते चलिएगा। मोलिकुलरिटी इज ओनली यूज्ड फॉर elementary reaction, it is always whole number never be fraction or जीरो।
कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा और कभी भी जीरो नहीं होगा, जबकि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, समझ रहे हो, 1.5 ऑर्डर, 3.5 ऑर्डर, 2.5 ऑर्डर, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। बात क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ लिए होंगे। और एक बात और समझाएंगे आपको, लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है? तो ये है लास्ट पॉइंट की मोलेकुलरिटी जो होता है ना, यह एक थ्योरेटिकल टर्म है, जबकि ऑर्डर क्या है? एक्सपेरिमेंटल। आपको बताए थे शुरू में ही कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाला जाता है, जबकि मोलेकुलरिटी के साथ ऐसा बात नहीं है। अगर कोई बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका मोलेकुलरिटी रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को अगर हम जोड़ देंगे तो वही होगा मोलेकुलरिटी। समझ रहे हैं? तो मोलेकुलरिटी एक्सपेरिमेंटल नहीं है। आप यहां लिखेंगे, लास्ट पॉइंट है, मोलेकुलरिटी इज थ्योरेटिकल टर्म, थ्योरेटिकल टर्म, बट ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल टर्म। क्या कोई दिक्कत है आपको? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब ये समझ गए होंगे। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालेंगे और मोलेकुलरिटी कैसे निकालेंगे। क्योंकि अभी तक तो आप डिफिनीशन देखे हैं, अभी तक आप क्या देखे हैं? केवल डिफिनीशन कि जो बहुत सारे स्टेप में होता है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताइए, मोलेकुलरिटी बताइए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये तो बहुत सारे स्टेप में होता है, तो फिर इसका हम ऑर्डर कैसे बताएंगे? वही तो सिखाना है आपको। ये पॉइंट सब क्लियर है ना? देखो, 12th बोर्ड में क्वेश्चन अगर देगा तो देता है कि ऑर्डर और मोलेकुलरिटी में डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस आप बता सकते हैं। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल टर्म है, मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल टर्म है। इसके बाद लिखिएगा कि जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के लिए होता है, लेकिन मोलेकुलरिटी ओनली एंड ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। उसके बाद आप देंगे कि मोलेकुलरिटी होल नंबर होता है, यह फ्रैक्शन और जीरो नहीं होता है, जबकि ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर? तो डिफरेंस आप लिख देंगे, सब कुछ पता होगा आपको। क्लियर ना? आइए चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको बता दिया गया है कि जो बहुत सारे स्टेप में होता है तो उसी को हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, लेकिन दिक्कत होगा आपको ऑर्डर निकालने में। आइए यहां लिखेंगे आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या होता है। तो इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ it is a combination of several elementary reaction। बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो आपको पहले ही बताया थे कि बहुत सारे एलिमेंट्री रिएक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आता है। अब ध्यान दो, इसका ऑर्डर कैसे हम बताएंगे, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो बहुत सारे स्टेप में होता है। जैसे आपको दिए ए बी में, बी सी में और सी डी में। ए से डी में कन्वर्ट करना, ये ए बी बी सी सी डी ऐसे हुआ है ना। तो ए से डी में क्या होगा? ये ध्यान देते रहना, ये हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का
ऑर्डर बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? समझ रहे हो बात है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑर्डर बताने के लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताना है तो कैसे बताएंगे? जो स्टेप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें सबसे स्लो स्टेप कौन है, सबसे स्लो स्टेप। और ध्यान दीजिएगा, जो सबसे स्लो स्टेप होता है ना, उसी को बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे आपसे कह दिया है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर बताइए और रेट इक्वेशन लिखिए, तो ध्यान देना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो बहुत सारे स्टेप में होता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उस स्टेप में सबसे स्लो स्टेप कौन है, और जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसी का रेट इक्वेशन लिखिएगा और उसी का बताएंगे हम ऑर्डर। समझ रहे हैं? वो ऑलरेडी उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हो जाएगा। कहे कि सर लेकिन हम इसमें स्लो पहचानेंगे कैसे? आपको टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन में लिखेगा। जैसे मान लो कि ये स्लो रहेगा ना यहाँ, तो यहाँ लिख देगा ये स्लो स्टेप ऐसे, तब बस जब स्लो लिख दिया तो रेट इक्वेशन उसका लिख देना, और रेट इक्वेशन उसका लिख देगा तो उसी का ऑर्डर बताओ, और उसी का ऑर्डर बताएगा तो हो जाएगा वो पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे स्लो स्टेप जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप यहां पॉइंट कर लिखिएगा, द स्लोवेस्ट elementary step of complex reaction is called, the slowest elementary step of complex reaction is called rate determining step. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? उसी के अकॉर्डिंग रेट बताया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है। जैसे देखिए अभी तो लगन चल रहा है, लोग जो है लगन में मगन है। आप लोग भी कहीं पार्टी अटेंड करने जाते होंगे, तो पार्टी में क्या होता है कि लोग खाना खिलाते हैं। खाना नहीं खाता है, खाते हैं। तो मान लीजिए कि जहाँ आप बाराती गए हुए हैं, वहाँ पर लोग, देखो समझना, वहाँ पर लोग खाना खिला रहे हैं। और खाना कितना बजे खिला रहे हैं? तो 8 बजे से। देखिए भाई 8 बजे से भोजन वहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो भोजन स्टार्ट हो गया है, तो मान लीजिए कि आप बैठ रहे हैं, उसमें बैठे हैं, एक पात बैठा, एक पात के बाद वो लोग बाहर आ गए, दूसरे लोग गए, फिर वो लोग बाहर आ गए, फिर तीसरे लोग, ऐसे ऐसे होता है। तो मान लीजिए कि अंतिम बार लास्ट में देखा गया कि मात्र अंतिम पात है, अंतिम लास्ट। अब उसके बाद सभी लोग खा लिए, अब कोई खाने वाला नहीं है। तो मान लीजिए कि अंतिम बार जो है वो लोग जो है वो 12 बजे बैठे हैं, ये लास्ट है। अब इसके बाद सभी लोग खा लिए हैं। 12 बजे अंतिम बार लोग बैठे। तो जानते हैं बारात में लोग जो है एक से एक होते हैं, कोई खाना है तो खाता है, तो खाते ही रह जाता है, कोई जल्दी खा करके भाग जाता है नहीं। तो गए हैं बाराती में, 12 बजे लोग बैठे हुए हैं उसमें। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, इसमें लोग बैठे हैं तो सभी लोग जितना भी बैठे थे वो सभी लोग 12:20 पर सभी लोग उठकर चले गए। सभी लोग खा लिए, लेकिन एक बेचारा बैठले रह गया। वो खूब भूखा होगा, थोड़ा उनका देह थोड़ा मोटा मोटा था, समझ रहे हैं? तो वो एक बैठे रह गया, बाकी सब चले गए खा करके, लेकिन एक बैठले रह गया, वो खाते रह गया। वो जानते हैं कब खड़ा हुआ? वो खड़ा हुआ खा करके बहुत धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा खा रहा था। वो 1 बजे खा करके वहाँ से उठा, 1 बजा दिया, समझ लीजिए खाते खाते 1 घंटा तक खाते रह गया। तो 1 बजे वो खाना खा करके उठा वहाँ से। तो हमको ये बताइए कि जो लोग वहाँ पर खाना खिला रहे थे, जो लोग वहाँ पर
खाना खिला रहे थे, अगर उनसे आप पूछेंगे कि भाई साहब आप खाना कितने बजे तक खिलाए थे, तो क्या कहेगा कि 12-20 तक खिलाए थे? नहीं, वह कहेगा कि हम खाना 1 बजे तक खिलाए थे, क्योंकि अपना वह रेट बताने के लिए उसको कंसीडर करेगा जो सबसे स्लो था, जो सबसे धीमा स्टेप था ना, उसको कंसीडर करेगा अपने रेट बताने में और कहेगा कि हम खाना 1 बजे तक खिलाए थे। समझ रहे बात मेरी? यहां भी बात वही है, रेट बताने के लिए क्या किया जाता है, तो सबसे स्लो स्टेप का बताया जाता है। समझ रहे हो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, समझ रहे हो? चलिए अगला स्टेप है कि इसी का हम रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे और इसी का हम बताएंगे ऑर्डर, वो ऑलरेडी उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्लोवेस्ट एलिमेंट्री स्टेप। सबसे स्लो स्टेप के द्वारा रेट लॉ इक्वेशन लिखा जाता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन एक इसी पर छोटा सा न्यूमेरिकल्स है, उसको आप लोग देखिए। चलो देखिए ये रिएक्शन है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देखिए क्या कर रहा है ये कि फॉर द रिएक्शन 2x + y = क्या, ये z में कन्वर्ट, z प्रोडक्ट हो गया। कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है द फॉलोइंग मैकेनिज्म वाज गिवन बिलो, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। मैकेनिज्म मतलब इस रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप, मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप करना, वो मैकेनिज्म कहलाता है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। कह रहा है कि ये रिएक्शन जो है फर्स्ट स्टेप में हो रहा है क्या कि x + y m में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि सेकेंड स्टेप में m जो है वो x के साथ रिएक्शन करके z में कन्वर्ट हो रहा है। 2 स्टेप में हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? तो देखो दोनों स्टेप को अगर हम जोड़ेंगे ना तो ये वाला स्टेप आ जाएगा, आना चाहिए, तभी ना कॉम्प्लेक्स कहेंगे। क्या जब आप दोनों को आप ऐड करेंगे ये रिएक्शन आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तब नहीं है। देखो ऐड करो तो ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो क्या होगा, m और ये खत्म होगा, x और x, तो क्या होगा 2x + y है, इधर क्या बचेगा, z बचेगा, तो z। ठीक है, तो देखो कहेगा इस रिएक्शन का बताइए ऑर्डर, कह रहा है ना कि डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचानिएगा कि कौन सा स्टेप स्लो है। तो देखो सबसे स्लो स्टेप दिया है, यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन में लिख देगा, लिख दिया यहाँ पर स्लो। तो जब इतना बात लिख दिया तो हम क्या करेंगे, उसी का लिखेंगे रेट लॉ इक्वेशन। तो बोलो इसका रेट लॉ इक्वेशन क्या लिखेगा, R = K कंसंट्रेशन ऑफ x एंड कंसंट्रेशन ऑफ y, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 1, तो यहाँ 1 दे देंगे। बोलो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर 1 यहाँ 1 यहाँ, क्या होगा 2 होगा इसका ऑर्डर। समझ रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर 2 होगा। आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। आज की क्लास में हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू आज क्लास में प्रेजेंट होने के लिए।